जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, हम सभ्यताएं पढ़ रहे थे और सभ्यताओं में हमने एक एक चीज़ जो थी उनको डिटेल से पढ़ा और जो बाकी मुख्य सभ्यताएं थी वो पढ़ ली थी। अब जो हड़प्पा सभ्यता है वो 800 BC के समथिंग 800 BC के समथिंग यहाँ पर जो है हड़प्पा का पतन हो जाता है और यहाँ से एक नई सभ्यता शुरू होती है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता और इसके जो प्रमाण हैं अपने पास वो 4 वेद हैं और इन 4 वेदों के आधार पर ही जो है इसका जो नाम पड़ा वो वैदिक सभ्यता पड़ा। 4 वेद, एक तो है ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद, एक यजुर्वेद, एक सामवेद और एक अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, तो इन्हीं के आधार पे जो है इसकी जानकारी मिलती है। अब देखिए, ऋग्वेद में जो देवी देवता हैं उनकी स्थितियों के बारे में कुछ ऋचाएँ हैं, मतलब श्लोक या मंत्र हैं। यजुर्वेद में यंत्र मंत्र इसकी जानकारी है, सामवेद संगीत की जानकारी देता है और इसमें भी श्लोक हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। अब देखिए, इसके बाद में जो है महाकाव्य काल आ जाता है। महाकाव्य काल, और महाकाव्य काल में रामायण, इसके रचयिता हैं वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी। तो देखिए, रामायण का जिक्र मैंने कर लिया था कि जब भगवान राम अयोध्या जा रहे थे तो वहाँ पे समुद्र से रास्ता मांगा और उसने रास्ता नहीं दिया था, तो वो वाली जो कहानी थी हमने जिक्र कर लिया था कि राम भगवान ने अग्न्यास्त्र जो है यहाँ पे चलाया था, किधर, राजस्थान की तरफ। तो जो है समुद्र जो कभी यहाँ पे लहरें उठा करती थी सागर में, वो सूख गई थी। आज भी जो पश्चिमी राजस्थान का अमृतसर है उसमें शंख, सीपी और कोड़ियाँ मिलती है, तो इसका प्रमाण है। तो जो रामायण में हमें मिलता है राजस्थान का नाम, वो मिलता है मरुकांतार, मरुकांतार। और इसके बाद में जो है फिर महाभारत, तो महाभारत की रचयिता, महाभारत है एक, और इसके रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास जी। तो इसका जो है जिक्र हमने थोड़ा सा बैराट में कर लिया था। अब आगे देखते हैं कि जब सेल्यूकस, मतलब जो सिकंदर था, उसका जब भारत पर आक्रमण हुआ था तो उस समय जो पश्चिमी भारत है उसमें रहने वाले कुछ जातियां जैसे कि मालव, योद्धे और अर्जुनैन थे, वो राजस्थान में आकर के बस गए थे। और यहाँ से जो है ऋग्वेद में जो राज्य थे उनको जन बोला जाता था, जन, और उनको जो है वो थोड़ा बड़ा हो गए तो जनपद कहलाने लग गए, और यहाँ से इसके बाद में जो जनपदों का उदय होता है। तो देख लेते हैं जनपदों के बारे में। महाजनपद काल, तो महाजनपद काल में जो हमें जनपदों की जानकारी मिलती है, भारत में मुख्यतः 16 जनपद थे, 16 जनपद। तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। यहाँ से जो है हमें जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो राजस्थान में जो मुख्य जनपद था वो था मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद। और इसके अलावा जो इसके आसपास, ये तो राजस्थान में मुख्य राजस्थान में था, जैसे चित्तौड़ के आसपास वाला क्षेत्र है वो सिवी जनपद था। और जो उत्तरी साइड है उसमें था कुरु और सुरसेन, साल्व, ये सारे जो थे ये इसके आसपास, इसके बाउंड्रीज पे, मतलब जो इसके बॉर्डर थे उस सीमा पे लगते थे।
तो आज जो मुख्य है वो हम पढ़ने वाले हैं मत्स्य जनपद के बारे में। मत्स्य जनपद की जो हमें जानकारी मिलती है, स्रोत मत्स्य जनपद, तो इसकी जो जानकारी मिलती है, जानकारी इसके स्रोत कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक तो इसकी जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद। और एक है शतपथ ब्राह्मण, एक ग्रंथ है इससे। उपनिषद है कौशितकी, कौशितकी उपनिषद, यहां से जो है इसकी जानकारी मिलती है। और एक मिलती है महाभारत से। ठीक है, मत्स्य जनपद, इसकी जानकारी के स्रोत ऋग्वेद में भी इसकी जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, एक कौशितकी उपनिषद है ये, और ये ब्राह्मण ग्रंथ है। और महाभारत से जो है इसकी जानकारी मिलती है। अब देखिए आगे देख लेते हैं कि इसका जो विस्तार रहा है वो कहाँ रहा है। इसका विस्तार जो है ये चंबल नदी से लेकर के, चंबल से सरस्वती नदी जो प्राचीन समय में बहती थी, सरस्वती नदी के मध्य का भूभाग, वो कौन सा था? मत्स्य जनपद था। अब देखिए, अब वर्तमान समय में जो राजस्थान में कौन कौन से स्थान थे उसके बारे में देख लेते हैं आगे। इसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये क्षेत्र आता था, क्षेत्र। और जो इसकी राजधानी थी वो थी विराटनगर। और विराटनगर के राजा थे, यहाँ के राजा वो थे विराट। देखिए थोड़ा सा जिक्र हमने बेराट सभ्यता में कर लिया था, विराट के बारे में, विराटनगर के बारे में। तो महाभारत के समय जब द्रुत क्रीड़ा हुई थी तो पांडव जो है अपना राज्य और सब कुछ हार गए थे कौरवों से। और उसी के फलस्वरूप उन्हें जो है 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। लेकिन शर्त ये थी कि यदि वो अज्ञातवास में पहचान लिए जाते हैं तो उन्हें वापस से दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होगा। तो जैसे तैसे उन्होंने 12 वर्ष का वनवास तो बिता दिया। अब 1 साल का अज्ञातवास बिताने के लिए उन्होंने अपना बेस बदला, और बेस बदल करके जो है अपने जो जयपुर में है मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, यहाँ आकर के रहने लग गए। सबने बेस बदला। तो जो युधिष्ठिर थे वो कंक के रूप में, और भीम वो वलल के रूप में, मतलब एक रसोईया बन करके और एक पहलवान के रूप में आया। और जो अर्जुन थे वो बरहन लल्ला बन करके एक नपुंसक का जो है उन्होंने रूप धारण किया। और एक डांसर, मतलब जो नर्तक सिखाने वाले जो होते हैं वो आकर के रहने लग गए। और जो राजा विराट था उनकी पुत्री थी उत्तरा, जो राजकुमारी थी, उनको डांस सिखाने लग गए। नकुल और सहदेव इन्होंने जो है जो घुड़साल होती है, मतलब घोड़ों की देखरेख, वो काम संभाल लिया। और जो इनकी पत्नी थी द्रौपदी, द्रौपदी ने जो है जो राजा विराट था इनकी पत्नी थी सुदेशना। तो देखिए देख लेते हैं एक बार, जो युधिष्ठिर ये कंक के रूप में ये राजा के साथ, राजा विराट के साथ जो है चौपड़ खेलते थे। और अर्जुन ये ब्रनला बन के, या यूं कह दें नर्तक,
और भीम वलल ये रसोइया बना था, रसोइया। और इनकी पत्नी थी विराट की सुदेशना। तो इसकी सेवा के लिए लगी थी द्रौपदी, मालिनी बन करके, मालिनी, या इसको बोलते हैं सेरंद्री। ये यहाँ आगे। और जो नकुल और सहदेव थे, ये गुड़साल में काम करने लग गए थे। अब जो राजा विराट थे, इनके पुत्री ये थी उत्तरा, जिसको अर्जुन डांस सिखा रहे थे, और एक इनका पुत्र था उत्तर। अब जैसे कौरवों को, ये पांडव यहाँ आ गए तो कौरवों को पता लगा कि भाई पांडव जो है वो छद्म वेश में जो है विराटनगर में रह रहे हैं। तो उन्होंने जो हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है कांगड़ा, तो वहाँ के राजा उस वक्त उसको बोलते थे त्रिगर्त के जो राजा थे, सुशर्मा को कहा कि भाई आप जाओ और गायों को चुरा लो। कहाँ की? विराटनगर की। अगर वो जो सच्चा क्षत्रिय होगा तो गायें अगर कोई चुरा के ले जा रहा है तो उनको बचाने जरूर आएगा। तो जब सुशर्मा गया तो जो भीम है, जो पहलवान भी था, तो इसने सुशर्मा को हरा करके भगा दिया और गायें जो थी बचा ली। अब उससे पार नहीं पड़ी, तब फिर कौरव खुद जो अपने महारथी थे, जैसे कि भीष्म पितामह और गुरुद्रोण, दुर्योधन, कर्ण, ऐसे जो जितने भी महारथी थे वो सब आए और विराटनगर पे हमला कर दिया। अब उस वक्त हुआ यूँ कि जो राजा विराट थे वो यहाँ पे नहीं थे। अब राजा नहीं था तो राजा की अनुपस्थिति में युद्ध करने कौन जाए? तो जो राजकुमार उत्तर था वो गए। अब गए तो सारथी के लिए जो इन्होंने चुना वो किसको? वरनलला को। तो वरनलला जो साथ में गए थे, मतलब जो अर्जुन थे, वो सारथी बन करके चले गए। अब जब ये वहाँ युद्ध के मैदान में गए ना, तो महारथियों को देख करके जो है राजकुमार उत्तर डर गया। अब राजकुमार उत्तर वहाँ से वापस आने लगे ना, तब अर्जुन ने अपनी पहचान बताई और कहा कि मैं अर्जुन हूँ और तुम्हारी जगह मैं लड़ूंगा, तुम ये बात छुपा के रखना, किसी को बताना मत। तब अर्जुन ने जो है वहाँ कौरवों से युद्ध किया और अब जो विराटनगर की गायें थी उनको बचा करके ले आए। अब आए तो जब वापस लौट रहे थे तो द्वारपाल ने कहा कि जो राजकुमार उत्तर है वो युद्ध जीत करके आए हैं। राजा विराट ने कहा कि बेटा किसका है, जीतेगा कैसे नहीं? तब कंग ने कहा कि बरनलला जिसके साथ हो तो युद्ध कैसे नहीं जीतेगा। तो ये बात राजा विराट को बुरी लगी और उन्होंने जो है पासे की युधिष्ठिर को मार दिया। अब पासे की उनके लगी तो उनके नाक से खून बहने लग गया। उसी वक्त जो है जो राजकुमार उत्तर और अर्जुन थे वो दोनों आते हैं। तब राजकुमार उत्तर अर्जुन का परिचय कराते हैं और कहते हैं कि ये पिताश्री जो ये बरनलला बने ये अर्जुन हैं, और जो ये आपके साथ चौपड़ खेल रहे हैं ये युधिष्ठिर हैं, ये पांडव हैं जो अपने यहाँ पे अज्ञातवास बिता रहे हैं। अब जब राजा विराट को पता चला तो उन्होंने वो अपने दुर्व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि भाई आप अपने जो हमारे राज्य में बिता रहे हो अज्ञातवासी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, तो क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से कर दूं। तब अर्जुन ने कहा कि भाई ये मेरी शिष्या है, मैंने इसको जो है मतलब नाच सिखाया है, डांस, तो मैं इससे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा पुत्र है अभिमन्यु उसका विवाह जो है मैं उत्तरा के साथ करने के लिए तैयार हूँ। तब फिर बाद में जो है उत्तरा का और अभिमन्यु का विवाह हुआ था, और इन्हीं का जो बेटा था वो महाभारत के बाद में जो है पांडवों की ओर से जो राजा बना, परम प्रतापी वीर परीक्षित। तो देखिए फिर इनका संबंध हो गया। अब महाभारत के युद्ध में जो है राजा विराट अपने पुत्र शंखश्वेत और उत्तर के साथ जो है युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो ये कुरु जनपद और दूसरे थे, ये आपस में इनका सीमा विवाद चलता रहता है। तो आज हमने इसके बारे में देख लिया। अब जो इधर एक और था कुरु जनपद। महाभारत के युद्ध के समय के बाद में जो है कुरु जनपद ये थोड़े निर्बल हो गए, और एक था सूरसेन।
तो देखिए इनको देख लेते हैं एक बार। जो कुरु जनपद था इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। इसमें उत्तरी अलवर जो अभी दिल्ली वाला इलाका है वो इंद्रप्रस्थ हुआ करता था उस समय। और जो अभी उत्तरी अलवर है इसको अभी राष्ट्रीय राजधानी में से शामिल कर भी लिया गया है अभी। तो ये उत्तरी अलवर जो है इसी में आता था। और इधर पूर्व में पड़ता था सूरसेन जनपद। तो जो सूरसेन जनपद है इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। राजधानी मथुरा। और भगवान कृष्ण मथुरा के थे से, तो उनका संबंध भी यहाँ से रहा है। और अपने राजस्थान में सूरसेन जनपद के दो प्रमुख जो थे, ये पूर्वी भरतपुर का इलाका, पूर्वी भरतपुर। तो यहाँ जो दो स्थान थे, एक तो कामा और एक बयाना, ये इसके दो प्रमुख स्थान थे सूरसेन जनपद के। इसी तरीके से एक पड़ता था चेदी जनपद। तो चेदी जनपद ने एक बार जो है इसने किसको हराया था? मत्स्य जनपद को। मत्स्य जनपद को हरा दिया था। जो मैंने जिक्र किया था सभ्यताओं में शिशुपाल का, तो शिशुपाल जो थे चेदी नरेश, यही कहते हो शिशुपाल, जिसका भगवान कृष्ण ने जिसका वध किया था ना वो। तो फिर बाद में मत्स्य जनपद ने वापस अपना अधिकार कर लिया। और एक और था साल्व जनपद, ये अलवर का था, अलवर में था। तो इससे जो है सीमा विवाद चलता रहता था। अलवर सीमा विवाद किसके साथ था? साल्व के साथ। किसका? मत्स्य जनपद का। इन दोनों में भी आपस में जो है बाउंड्री को लेकर के सीमा विवाद रहता था। तो ये मुख्य चीज़ें थी, कुरु, चेदी जनपद, सूरसेन। अब इसके बाद में और जनपद रहे। ये मुख्य जनपद था मत्स्य जनपद अपने राजस्थान में, जो पर्टिकुलर अपने राजस्थान में था। वैसे उत्तर में कुरु हो गया था और दक्षिण में ऐसा मानते हैं कि जो अवंती पड़ता है, तो अवंती जनपद जो था उसका भी कुछ भाग अपने राजस्थान में थे, लेकिन उसकी जो है प्रॉपर डिटेल अपने पास है नहीं कि कौन कौन से स्थान थे। लेकिन दक्षिण में जो है एक तो सीवी जनपद का नाम आता है और कुछ छोटे छोटे जनपद थे, तो उनको जो है आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। बाद में जो है मत्स्य जनपद ये जो है मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो जाता है। मगध की साम्राज्य इसका शिकार हो जाता है। और कालांतर में जो है मगध सब जनपदों को अपने अधिकार में लेकर के एक नया महाजनपद बन करके आता है मगध। बाद में कालांतर में जब हम आगे जो प्राचीन भारत इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि मगध में एक वंश का शासन आता है, मौर्य वंश। और मौर्य वंश में एक राजा हुआ था अशोक। और सम्राट अशोक ने जो है मत्स्य जनपद में, यहाँ पे कहाँ, विराटनगर में जो है वो अपना एक अभिलेख लगवाता है। सम्राट अशोक जो है अपना अभिलेख लगवाता है, जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, जो मौर्य वंश का था। तो मौर्य काल में ये अब बाकी के जो जितने छोटे छोटे जनपद बचे हैं उनको आगे की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और इतिहास को हम डिटेल से पढ़ ही रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।